गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 13 के आंकिक प्रश्नों की, और कुछ एक क्वेश्चन कल हमने पढ़ लिए थे। तो आज बचे हुए आंकिक प्रश्न हैं उनकी अपने बात करने वाले हैं। कल हमने 6 आंकिक प्रश्न पढ़ लिए थे क्रम से लेकर के। आज अपने पास 7वां आंकिक प्रश्न है। तो किताब ओपन कीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ और कैसे सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि एक पदार्थ है, उसकी अर्धायु कैपिटल टी है। एक पदार्थ है, उसकी अर्धायु कैपिटल टी है। कितने समय बाद, कितने समय बोले तो स्मॉल टी, जो कि आपको ज्ञात करना है। कितने समय बाद कुल एक्टिवता, एक्टिवता क्या होती है आर, प्रारंभिक मान का यानी कि प्रारंभिक एक्टिवता का 3.125% रह जाएगी। यानी कि 96.875% खत्म हो जाएगी और रह कितनी जाएगी 3.125। कौन? एक्टिवता। एक्टिवता रहेगी आर नोट। आर किसका प्रारंभिक मान है? आर नोट का। कितना परसेंट है? 3.125%। बटे में फिर परसेंट है तो क्या आ गया 100। आर बटे आर नोट का मान बच्चों इतना है। ठीक है, हमें तो ज्ञात करना है टी। तो कुछ याद आ रहा है? स्मॉल टी आर बटे आर नोट, कोई समीकरण होती है ऐसी? एक समीकरण होती है बच्चों। आर बटे आर नोट क्या होता है? 1/2 की घात एन होता है। आपको तो टी ज्ञात करना है, पहले आप एन ज्ञात कर लो, उसे टी निकल के आ जाएगा। आर बटे आर नोट का मान रखना 3.125 बटे में आर बटे में 100 इज इक्वल 1/2 की घात एन है। समीकरण को उल्टा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100 बटे 3.125 बराबर आएगा 2 की घात एन। 100 में 3.125 का भाग लगाओ बच्चों, मान आएगा 32 बराबर 2 की घात एन। 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 5 लिख सकते हो बराबर 2 की घात एन। जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती है। तो यहाँ से एन का मान कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। एन क्या है? कुल अर्धायुकालों की संख्या है। तो कुल अर्धायुकाल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब हमने क्या जानते हैं? कुल समय क्या होता है? कुल समय टी बराबर एन इंटू कैपिटल टी होता है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? एन का मान बच्चों 5 है और ये कितना है? टी है। तो कुल मान कितना लगेगा? अर्धायुकाल का 5 गुना लगेगा। कुल समय कितना लगेगा? अर्धायुकाल का 5 गुना लगेगा। जहां पे 5 क्या हो गया? अर्धायुकाल हो गया। तो यहाँ पे हमें अर्धायुकाल कैपिटल टी ही दे रखा है, अतः इसका आंसर 5T हो जाएगा। यदि इसका हमें मान दिया हुआ होता तो अपने यहाँ पे गुना भाग कर सकते थे और कुल समय निकल के आ जाता। तो फिर अपने क्या कहेंगे कि लगने वाला कुल समय है वो अर्धायुकाल का 5 गुना होता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। चलो बच्चों, बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या करना है हमें, क्या दे रखा है। किताब में पढ़िए आराम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है कि 38 स्ट्रांशियम 90 की अर्धायु 28 वर्ष है। क्या दिया हुआ है भाई? कैपिटल टी का मान दे रखा है 28 वर्ष। तो 15 मिलीग्राम विघटन की दर, 15 मिलीग्राम स्ट्रांशियम का विघटन करवाना है। तो विघटन की दर क्या होगी? विघटन की दर तो बता सकते हो किसका मान ज्ञात करना है? विघटन की दर क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है, कैपिटल आर कहलाती है। तो बच्चों आपको आर ज्ञात करना है। विघटन की दर यानी कि स्ट्रांशियम 90 की विघटन की दर बोले तो सक्रियता आर का मान क्या होगा? अब आर क्या होता है? आर का सूत्र होता है लैम्डा एन। आर क्या होता है? आर होता है लैम्डा एन। तो आपको लैम्डा पता होना चाहिए क्षांक, और शेष नाभिकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्षांक कैसे ज्ञात करते हो? क्षांक का सीधा सा सूत्र होता है भाई 0,693 बटे कैपिटल टी। तो लैम्डा कितना बन गया? 0,693 बटे कैपिटल टी का मान कितना है? 28 वर्ष। 28 का भाग लगा दो, लैम्डा आ गया। प्रति वर्ष में आएगा क्योंकि 28 वर्ष है भाई, प्रति वर्ष में मान निकल के आ गया, ये लैम्डा निकल के आ गया। सीधी सी बात तो ये होगा। पदार्थ लेना कितना है? 15 मिलीग्राम लेना है। द्रव्यमान कितना है? 15 मिलीग्राम है। अब मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या बन जाएगा? द्रव्यमान बन जाएगा 15 10 की पावर -3। क्या हो गया? ये ग्राम हो गया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो ये मान और कितना बन जाएगा? 10 की पावर -6 बन जाएगा। किस में? किलोग्राम में। ये हो गया भाई। पहले मिली को आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम को आपने किस में कन्वर्ट किया? किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो 10 की पावर -6 किलोग्राम हो गया। लेकिन हमें इसको ग्राम में ही रखना है, मैं बताऊं आगे कारण है। अभी इसको ग्राम में ही रखेंगे तो 10 की पावर -3 ये ग्राम होगा। ठीक है,
इतने ग्राम के विघटन की दर आपको बतानी है। किसको ज्ञात करना है? एन को। उस नाभिक को देखना क्या दे रखा है? 38 स्ट्रांशियम 90। ये 90 किस में होता है? ये 90 ग्राम में होता है बच्चों। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 90 ग्राम में होता है द्रव्यमान, और 90 ग्राम में स्ट्रांशियम के नाभिक कितने होते हैं? आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि 90 ग्राम स्ट्रांशियम बोले तो एसआर में नाभिक, शेष नाभिक कितने होते हैं? आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.0323 और 10 की घात हो गया 23, इतने नाभिक हो गए। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम में बटे में 90 कर दो, बटे में 90 कर दीजिए। लो भाई, ये बटे में मैंने 90 कर दिया, ये घात है अपनी 23 है। तो आपको कितने ग्राम में देखना है? 15 ग्राम में देखना है। ये 15 मिलीग्राम था, ग्राम ये हो गया। तो कितने ग्राम में देखना है? 15 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम में कितने नाभिक होंगे? तो इसको गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 10 की घात 23 बटे 90 तो था ही, ये तो 1 ग्राम में था, तो 15 ग्राम में देखोगे तो गुणा में 15 कर दो भाई। लो जी, इतने ग्राम में मान निकल के आ गया। ये अपने पास किसका मान आ गया? एन का मान निकल के आ गया। शेष नाभिकों की संख्या आ गई कितने ग्राम में? 15 ग्राम में। कैसे? 90 ग्राम में हम जानते हैं, तो 15 ग्राम में हमने निकाल लिया। एन भी आ गया, लैम्डा भी आ गया। चलिए, अतः सहक्रियता आर बराबर क्या होता है? लैम्डा एन होता है। तो लैम्डा का मान ये रहा 0,693 बटे आ गया 28 गुणा एन का मान कितना आएगा? 6023 10 की घात 23 बटे 90 और गुणा में क्या लिखना है? 15 गुणा 10 की पावर -3। बच्चों यहां से आप इसका गुणा भाग करोगे, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, और मान आ जाएगा 7.87 10 की पावर 10 बेकिरण। ठीक, ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब आपको सहक्रियता ज्ञात करनी है तो आर बराबर लैम्डा एन ये सूत्र लगाना है। लैम्डा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और फिर एन का मान देखना होता है, तो एन का मान हमने यहाँ से निकाल दिया और दोनों की वैल्यू पुट करके गुणा भाग करेंगे। 12th क्लास के स्टूडेंट, वो मान के चलता हूँ गुणा भाग आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपनी बुक में क्या दे रखा है? 79 AU 197 और 47 AG 107 सोना और चांदी, दो नाभिक दे रखे। बताना ये है कि दोनों नाभिकों की नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। एक की त्रिज्या R1 मान लो पहले वाले की, और दूसरे की त्रिज्या R2 मान लो, ये आपको बताना है नाभिकीय त्रिज्या। तो नाभिकीय त्रिज्या का एक सूत्र होता है, R बराबर R नोट A की घात 1/3। इस सूत्र का आप उपयोग कर लो, इस सूत्र से। तो R1 कितना निकल जाएगा? R नोट A द्रव्यमान संख्या 197 है, 197 की घात 1/3, समीकरण नंबर 1 आ गई। R2 चांदी के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 107 है, 107 की स्क्वायर कर दो, नहीं 1/3 घात कर दो, यानी कि घनमूल निकाल दो, समीकरण 2 आ गई। 1 में 2 का भाग लगा दो। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। R नोट से R नोट कैंसिल, तो ये बचेगा R1 बटे R2 बराबर है 197 के ऊपर भी 1/3 घात है और 107 के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर कंप्लीट घात 1/3 आ जाएगा। बच्चों गुणा भाग कर लेना, काट बांट कर लेना, मान सैनिक मान ज्ञात करना है, अनुपात का लगभग मान ज्ञात करना है। लगभग मान 1.23, ये मान निकल के आ जाएगा। क्या करोगे? 197 में पहले 7 का भाग लगाओगे। ठीक है, तो ये मान बच्चों लगभग आपका निकल के आएगा 1.8 के समथिंग निकल के आएगा। ठीक है, उसका आप 1/3 निकालोगे ना, घनमूल निकालोगे, तो 1.23 इसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर था 11। चलिए बच्चे हुए 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनकी अपने आज ही बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। इस 12वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद से करोगे क्योंकि दोनों सेम हैं। आपको एक नाभिक दे रखा है 88 RA 226। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस नाभिक से आपको एक तो अल्फा क्षय निष्कासित करवाना है, तो उसकी जो समीकरण बनेगी वो आपको बतानी है। साथ में कुल ऊर्जा कितनी निष्कासित होगी। जाहिर सी बात है कि किसी नाभिक का विखंडन होता है, अल्फा कण निकलेगा, अल्फा क्षय होगा तो ऊर्जा मुक्त होनी है, तो कुल कितनी ऊर्जा बनेगी वो आपको बताना है। और अल्फा कण की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, वो भी आपको बताना है। साथ में ये इस RA का द्रव्यमान ये दे रखा है, RN का द्रव्यमान ये दे रखा है, और हीलियम जो नाभिक होता है अल्फा कण जिसको अपने बोलते हैं, उसका द्रव्यमान भी आपको दे रखा है। तो पहली बात तो ये कि बच्चों आप समीकरण बनाओ। एक नाभिक दे रखा है 88 RA 226। यहां से क्या करोगे? 2He4 का निष्कासन करवाया, 88 में से 2,
86, 86 बच्चों Rn होता है, ये दे रखा है Rn। और द्रव्यमान कितना बचेगा, 222 बचेगा, क्योंकि 226 टोटल था, 4 यहाँ पे आ गया, प्लस में कुल ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये आपके सामने समीकरण हो गई। अब आप क्या करोगे, कुल ऊर्जा बतानी है। कुल ऊर्जा कैसे निकालते हो, डेल ई बराबर होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो आपको डेल एम की जरूरत पड़ेगी, डेल एम ज्ञात कर लो। डेल एम कैसे ज्ञात करते हो, अभिकारक का कुल द्रव्यमान माइनस उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो इसके आर ए के द्रव्यमान में से इन दोनों कणों के द्रव्यमान को आप माइनस कर दीजिए। तो इसका द्रव्यमान मैं सीधा शॉर्ट में निपटाता हूं। देखो इसका द्रव्यमान कितना है, 226.0254 यू एएमयू में है, ध्यान रखना, ठीक है। एएमयू कह दो या यू कह दो, एक ही बात होगी। माइनस इन दोनों का द्रव्यमान घटा देना है, अल्फा का कितना, ये रहा 4.0026, साथ में इसका भी घटाना है आरएन का, जो कि 222.0175 है। ये डेल एम आएगा। तो डेल एम बच्चों बता सकते हो यहाँ से कितना बनेगा, इसका जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 226.025 घटाना कितना है, इन दोनों को घटाओगे ना, इन दोनों को जोड़ना जरा, माइनस की संख्या है ये, तो ये बनेंगे 226.0201, ये बन जाएगा। तो यहां से फिर डेल एम ये ज्ञात हो गया ना। अब डेल एम हमें तो ज्ञात करना है डेल ई, तो डेल ई के लिए आप क्या करोगे, डेल एम इंटू सी स्क्वायर, इसको माइनस करना कितना भी बचता है देख लेंगे। तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू तो ये हो गई, तो ये हो जाएगा 226.0254 माइनस 226.0201, जितना भी हो गया, ये यू में है यानी कि ए एम यू में है, गुणा में सी स्क्वायर, गुणा में सी स्क्वायर, ए एम यू इंटू सी स्क्वायर क्या होता है, 931 होता है। तो ये बन जाएगा, माइनस करोगे जो भी है, गुणा में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व करोगे तो मान आ जाएगा 0.00, बच्चों इसका बनेगा 0.0052, और गुणा में लिखोगे 931.5 कह दो या 931 मान चलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से जब आप इसका गुणा भाग करते हो तो मान निकल के आता है 4.934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाता है। यानी कि ये जो अपने अल्फा क्षय दर्शाया है, अल्फा क्षय में जो समीकरण बनी है, इसका विखंडन करवाया है, उसके लिए कुल ऊर्जा का जो मान है वो बच्चों इतना निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा किसकी, अल्फा कण की, अल्फा कण के लिए काइनेटिक एनर्जी, अल्फा कण के लिए ऊर्जा अपने जानते हैं, अल्फा कण की ऊर्जा ये क्यू का मान है, एक प्रकार से किसका मान है, ये इसको आप कह सकते हो क्यू का मान है, किसका मान है, क्यू का। ऊर्जा अल्फा कण की ऊर्जा ई अल्फा, सूत्र क्या होता है पता है ना, A-4 बटा ए इंटू क्यू होता है। अपनी नोट्स उठा करके देखोगे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र A-4 बटा ए इंटू क्यू होता है। तो ई अल्फा A-4, देखो नाभिक कौन सा है, नाभिक ये है, ए कितना है इसका 226 है, तो 226 माइनस 4 222 बटे ए कितना है 226 है, इंटू क्यू कितना है, क्यू वो रहा 4.934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भैया। तो ये ई अल्फा कितना बन जाएगा, इसको गुणा भाग करोगे तो बच्चों 4.846 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका मान निकल के आ जाएगा। और ये जो मान होता है ना वो लगभग इसी के बराबर होता है, हल्का सा कम होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब अल्फा क्षय होता है ना तो जितनी भी एनर्जी उत्पन्न होती है उसमें का 95% जो ऊर्जा होती है वो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में ही होती है। तो कुल ऊर्जा 4.93 थी और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी 4.84, थोड़ा सा ही तो ज्यादा है कुल ऊर्जा का मान। तो अल्फा क्षय में जो लगभग 90 से 95% भाग होता है ऊर्जा का, वो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 था। आइए बात कर लेते हैं आज के बचे हुए शेष क्वेश्चन की। बच्चों नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा गौर से देखना, थोड़ा समझना, गड़बड़ हो सकती है। क्या, एक नाभिक है 10 Ne23 नियोन, एक नाभिक दे रखा है, उससे बीटा माइनस क्षय करवाना है। कौन सा क्षय करवाना है, बीटा माइनस। तो समीकरण क्या बनेगी वो बताइए, अधिकतम ऊर्जा कितनी बनेगी वो बताइए। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूमेरिकल में अपनी बार बार समीकरणें आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने निकाला था अंक 1 प्रश्न, बहुत अच्छे से उसको याद रखना, समझना। और सीधा भी पूछ सकता है कि एक नाभिक दे रखा है उससे आप अल्फा क्षय की समीकरण बनाइए या बीटा क्षय की समीकरण बनाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बार एक नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। तो नियोन से बीटा माइनस क्षय करवाना है। बीटा माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, -1b0 ये होता है बीटा माइनस। ठीक है, तो चलिए भाई समीकरण बनाते हैं। 10 Ne23
-1b0 प्लस, अब यहाँ पे क्या बनेगा, 10 तो ये है, एक ये था, यहाँ पे बच्चों 11 बनेगा, 11 पे सोडियम, 23 का 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे 23 बना रहेगा। क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं होती है, दोनों का योग है वो इसके बराबर होना चाहिए। केमिस्ट्री जानते हो आप, समीकरण संतुलित करना। तो 11 - 1 कितना होता है, 10 होता है। और प्लस में जब यहाँ से बीटा माइनस निकला है ना, तो ऊर्जा निकलेगी एंटी न्यूट्रिनो के रूप में। तो एंटी न्यूट्रिनो भी आपको साथ में लगाना होगा। ये अपने पास समीकरण तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, अधिकतम ऊर्जा भी बतानी है, कुल ऊर्जा कितनी बनेगी वो भी देखना है। अब कुल ऊर्जा का नाम सुनते ही कई बच्चों की याद आ गया होगा कि हमें देखना है डेल ई, जो कि आ जाता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर से। अब कुछ बच्चों ने सोचना भी शुरू कर दिया कि डेल एम कैसे, कि अभिकारक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान, आ गया डेल एम। वो एक सामान्य समीकरण के लिए होता है, एल्फा अक्षय या सामान्य विघटन होता है उसके लिए ये होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हो रहा है बीटा माइनस अक्षय। बीटा माइनस अक्षय में डेल एम निकालना जानते हो कि कैसे निकालते हो, बीटा माइनस अक्षय का डेल एम और बीटा प्लस अक्षय का डेल एम अपनी नोटबुक में देखिए सूत्र क्या आते हैं उसके। बीटा माइनस अक्षय में क्या होता है कि जिस नाभिक का, देखो डेल एम क्या होगा, जिस नाभिक का विखंडन करवाना है यहाँ पे द्रव्यमान उसी का आएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू होगी, द्रव्यमान किसका आएगा, नियोन का आएगा, नियोन का। माइनस में द्रव्यमान किसका होगा, केवल सोडियम का, केवल सोडियम का। और ये तो आ जाएगा डेल एम और इनटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, देखना आपको क्या दिया हुआ होगा, m1 - m2, या फिर नाभिक जो भी है पहले वाला नाभिक उसका द्रव्यमान माइनस दूसरे का द्रव्यमान। यहाँ पे इसका कोई द्रव्यमान नहीं लिखा जाता, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में जो होता है वो लगभग 0 होता है, 0.0005 होता है, लगभग 0 होता है। अतः ये यहाँ से घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लगभग मान 0 रहता है। तो एग्जैक्ट मान क्या बन जाएगा अपने पास, इसके द्रव्यमान में से इसके द्रव्यमान को सिंपल माइनस कर देते हैं, तो डेल एम आता है। तो डेल ई बराबर क्या आएगा, एम, द्रव्यमान किसका, एन का, कहाँ गया, एन का द्रव्यमान ये रहा, दिया हुआ है 22.0944 AMU में है, माइनस सोडियम का द्रव्यमान बच्चों ये रहा 22.0897, 4 स्थान तक ले लेते हैं, ठीक है। ये भी यू में है, AMU में है मतलब, और इनटू में क्या है, सी स्क्वायर। तो डेल ई का मान कितना आया, इसमें से घटाओगे तो मान आएगा 0.0046 AMU इनटू सी स्क्वायर। तो क्या कर दोगे, गुणा में आ जाएगा 931.5, और मान किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कर दीजिए गुणा भाग, मान कितना आ जाएगा 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके लिए आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये बन जाएगा 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा का अधिकतम मान आ जाएगा, यानी कि कुल ऊर्जा निकल के आ जाएगी। और साथ में बीटा माइनस अक्षय की समीकरण है बच्चों, वो आपको ये देखने को मिलेगी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 था। अब अपना फाइनल क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें यह दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी नाभिक का जो नाभिक के घनत्व होता है वो एक अचर राशि होता है। और इस क्वेश्चन को अपने ऑफलाइन क्लास में जब अपने थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो एक अचर राशि होता है। वही क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आपके टोटल जो लेसन नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। कल अपने किसी और लेसन के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।